नमस्कार दोस्तों, आजीविका एजुकेशन हब पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी के बीच में आज एसएससी सीएचएसएल 2024 मॉक टेस्ट जो आपका पहला मॉक टेस्ट है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में कि आज से आपका जो है वो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम में और प्रिपरेशन बहुत करनी है। तो जीके जीएस और जीए का ये मॉक टेस्ट आज आपके बीच में रहेगा। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे और वो 25 से 30 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, जितने ऑप्शन होंगे उसमें सारे उन ऑप्शन पे भी बात होगी, विद डिटेल बात होगी सारी चीज़ों पे और डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि एसएससी का एक फंडा है कि वो कहीं ना कहीं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट करता है। और दूसरी चीज़ जीके में या तो चीज़ें करंट की बनेंगी या वही क्वेश्चन जो पहले की हैं वही चीज़ें रिपीट हुआ करती। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम और हमारी टीम ने अलग किए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, देखने को मिला हम लोगों को कि काफ़ी बार हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि आप अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से क्या होगा कि ये सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हैं कि आप जितने ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को क्रैक किया जाएगा, उन ऑप्शन के बारे में समझा जाएगा। तो इस तरीके से एक डिटेल वीडियो है ये, एक डिटेल मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की और हर क्वेश्चन पे एक कंप्लीट टाइम आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण सदस्य है जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। पहले बात करते हैं ऑप्शन की इनकी। तो सोहन सिंह भकना, जतिन बनर्जी, खुदीराम बोस या अशफाक उल्ला खान। क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण सदस्य है जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। सबसे पहले तो हमें समझना है कि काकोरी ट्रेन डकैती क्या चीज, कौन सी घटना हुई थी। फिर उसके बारे में आंसर तो इसका मिल ही जाएगा आपको। तो काकोरी ट्रेन डकैती की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ क्या था कि 9 अगस्त 1925 को, डेट याद कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक जगह है, एक गांव है, एक न्याय पंचायत है, काकोरी नाम का जगह है। तो एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी, ब्रिटिश की ट्रेन थी, मतलब ब्रिटिश शासन की तरफ की ट्रेन थी, कुछ हथियार थे उसमें, वैसे सारी चीजें थी। तो 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया। ककोरी ट्रेन डकैती, ककोरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस जगह का नाम ककोरी है। साथ ही साथ इस ट्रेन डकैती के साथ ही 3 लोगों को जो है फांसी दी गई थी, 3 से 4 लोगों को। पहले तो 2 साल बाद फांसी दी गई थी, 17 दिसंबर आपके 1927 में आपके राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को इसी घटना की वजह से फांसी दी गई थी। उसके बाद 19 दिसंबर को अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो इस तरीके से ककोरी ट्रेन डकैती जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके डेट है, जो आपका डेट है, डेट याद कर लीजिएगा। 9 अगस्त, राइट नहीं हो पा रहा है, आप एक बार उसको नोट कर लीजिए। 9 अगस्त 1925 को यह घटना लखनऊ के पास घटी थी। अब बात करते हैं इसके सही जवाब की। तो अशफाक उल्ला खान जो आपके थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था और वो किस एसोसिएशन से थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से थे। ये था आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकली। ककोरी ट्रेन डकैती जो काफी बार पूछा जाता है वो आपका कहीं ना कहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशफाक उल्ला खान इसका सही आंसर है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब दोस्तों बात करते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची या नौवीं अनुसूची।
पहले तो इन चारों अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में कुछ जनजातियों के बारे में बताया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातियों के बारे में बताया गया है आपकी छठी अनुसूची में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आठवीं अनुसूची की दोस्तों अगर हम बात करें तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का टोटल उल्लेख है। तीन संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस अनुच्छेद के इस अनुसूची के तहत। पहला आपका 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, वो आपका 1967 में हुआ था। एक बार फिर से 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में हुआ, जिसके थ्रू सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 की बात करते हैं तो 71वां संविधान संशोधन था, मणिपुर, कोकड़ी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। एक बार फिर से 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा मणिपुर, कोकड़ी और नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया। बात करते हैं वही साथी 2003 की, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से आठवीं अनुसूची आपका अगर किससे रिलेटेड है तो आपका भाषाओं से रिलेटेड है। तीन संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। नौवीं अनुसूची की दोस्तों अगर बात करें तो ये आपके पहले संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था। साथ ही इसमें जितने विषय हैं, एक बार फिर से बता दूं, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन थे। सातवीं अनुसूची में आपकी संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है। अब बात दोस्तों करते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में कितने विषयों की संख्या कितनी है। तो संघ सूची की अगर हम बात करें तो टोटल 100 विषय हैं इसमें आपके। संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। राज्य सूची की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो टोटल स्टार्टिंग में 61, शुरुआत में 61 विषय थे। वर्तमान में टोटल हमारे 66 विषय हैं, 65 विषय हैं, 66 विषय थे। समवर्ती सूची की दोस्तों अगर बात करें तो मूल संविधान में टोटल 47 विषय थे, बट वर्तमान में 52 विषय। तो इस तरीके से जो आपका ये चार अनुसूचियां आपकी क्लियर हो गई। साथ ही साथ आपके जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो संघ में 100 आपके, राज्य सूची में टोटल पहले 61 थे, वर्तमान में आपके 66 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में आपके 52 विषय थे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। कई सारी चीजें यहाँ से निकल के आई। इस तरीके से पढ़ने से ये फायदा होता है आपका कि आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। एक चीज के साथ में आप काफी चीजें रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सातवीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के तहत आता है। अब अटल मिशन अमृत एक योजना चलाई गई थी, किस लिए, क्योंकि कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए, मतलब जो रूरल एरिया है उसको कहीं ना कहीं अर्बन की तरफ ले जाने के लिए, चीजों को वहाँ उपलब्धता कराने के लिए। तो ये आपका आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के तहत आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी तरल से अघुलनशील ठोस को पृथक करने के लिए इनमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। तरल, किसी तरल से यानी कि किसी लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज है, उसमें कोई अघुलनशील ठोस यानी कि सॉलिड चीज पड़ी हुई है जो अघुलनशील है, जो घुल नहीं सकती है, उस तरल से उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। चार विधि आपके सामने दिया गया है। चार विधि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी, फिर निस्पंदन, फिर गृह अनुमापन, फिर आशमन विधि आपका आता है। ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा निस्पंदन विधि से अलग कर सकते हैं। आसवन विधि क्या होता है, एक तरीके से वाष्पीकरण, मतलब किसी भी लिक्विड फॉर्म को हीट करने पे चीजें वाष्प में बदल जाए और वाष्प से फिर लिक्विड में बदल जाए, तो उसको आशवन विधि कहते हैं। गृह अनुमापन का सीधा सा मतलब ये होता है किसी भी चीज की सांद्रता को नापना गृह अनुमापन विधि कहलाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन को विशेष करके ध्यान में रखिए, ऑप्शन से खेलिए। इससे क्या होगा कि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे। जब आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो आप एलिमिनेशन के जरिए आप अपना आंसर, करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द किस शब्द के ऑन्कोलॉजी शब्द से लिया गया है। ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या लैटिन शब्द से लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ग्रीक शब्द से लिया गया। जिस क्वेश्चन पे रुकना होगा मैं खुद रुक जाऊंगा,
यहाँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि इस पे बात की जा सकती है, मैं खुद उस चीज़ को बताऊंगा। साथ ही साथ आप सारे ऑप्शन को एक बार ध्यान में कॉपी पेन पे नोट करते हुए चलिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप गूगल करके निकाल चीज़ों को समझते हुए चलिए। जैसे इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अभी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के एक तरीके से अंग होते हैं, तो पहले तो आप इस संसद को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री खुद एक लोकसभा का सदस्य होता है, तो वो दोनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। कहीं ना कहीं सुप्रियर होना चाहिए तब वो बुला सकता है, तो प्रधानमंत्री आपका यहाँ से नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति की बात होती है। अगर संयुक्त की जब बात होगी, लोकसभा अध्यक्ष क्या है दोस्तों? खाली वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं है। तो वो राज्यसभा की बैठक कैसे बुला सकता है? तो इसलिए आपका सही जवाब यहाँ से राष्ट्रपति हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, संसद वगैरह सारी चीजें आती हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो आर्टिकल 53 है, कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, आपके प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। संसद की दोस्तों बात करें तो आपका 79 जो है आर्टिकल है, वो संसद के लिए बताया गया है। पीएम, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 75 जो है आपका, वो उसमें पीएम प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। और अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। राष्ट्रपति के लिए 53 अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 69 की बात 79 की बात करते हैं अगर, तो संसद, अनुच्छेद 75 की बात करते हैं दोस्तों तो आपका प्रधानमंत्री, और अनुच्छेद 93 की बात करते हैं दोस्तों तो आपके लोकसभा अध्यक्ष आ जाते हैं। एक ट्रिक था सरला जिसको कहते थे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये करके था। 79 80 81 करके था। ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो इस तरीके से कुछ अनुच्छेद की वीडियो आपके बीच में जल्दी आएगी, जिससे आप जो संविधान से रिलेटेड चीजें हैं उसको आप क्लियर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है? राजश्री के द्वारा, जेरी पिंटो के द्वारा, सुकेतु मेहता के द्वारा, या अनुजा चौहान के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुजा चौहान के द्वारा, ये द जोया फैक्टर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पुस्तक में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? चार पुस्तक आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कल्पसूत्र की। तो ये भद्द द्वारा लिखी गई है, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक नहीं है। साथ ही बात करते हैं अवेस्ता, अवेस्ता की द अवेस्ता, तो ये आपका पारसी समुदाय का धर्म ग्रंथ है, और इसको जोरास्टर द्वारा लिखा गया है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अब बात होता है त्रिपिटक और तोरा, जैसा हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो त्रिपिटक आपका जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप की दोस्तों बात करें अगर, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र, सालसेट द्वीप जो है वो भारत महाराष्ट्र में स्थित है। सालसेट आइलैंड महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, रोवर्स कप कब आरंभ हुआ? अब बात आती है रोवर्स कप की। रोवर्स कप को समझने से पहले रोवर्स कप को जान लेते हैं कि किस खेल के क्षेत्र में रोवर्स कप पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका फुटबॉल के क्षेत्र में रोवर्स कप पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है: 1931, 1891, 1952 और 1981। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1891 में इसको स्टार्ट किया गया था। सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? सिक्किम का, त्रिपुरा का, असम का, या मणिपुर का? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम का। सागा दावा जो त्योहार है वो सिक्किम का। साथ ही एक डिटेल वीडियो आएगी सारे त्योहार की, सारे जितनी भी चीज़ें हर स्टेट की अलग अलग, जो आपकी भारत दर्शन सीरीज चल रही है उसके थ्रू आपको हर राज्य के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग वीडियो रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई से है, अमरकंटक से है, ताला से है या महाबलेश्वर से। दो ऑप्शन तो आप पहले ही हटा सकते हैं देखते हुए। आपको मुल्ताई और ताला को हटा दीजिए, अमरकंटक और महाबलेश्वर की बात आती है तो आपका जो सही आंसर है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आपका है, घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आपका, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? पत्रिका केसरी की शुरुआत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या आपके बिपिन चंद्र पाल ने की थी। तो आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी पत्रिका केसरी की शुरुआत। नेक्स्ट है आपका, मानादर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उड़ीसा, बेंगलोर या आपका गुजरात। बेंगलोर तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, गुजरात आपका नहीं हो सकता है। एक तरीके से आपका उत्तराखंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलोर और गुजरात को मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो दर्रा है एक तरीके से कहीं ना कहीं वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है हमें, जिसमें उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, आपके जम्मू कश्मीर हो गया, कहीं ना कहीं दर्रा सारे यहीं से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप सही जवाब एक आंसर गेस भी कर सकते हैं कि उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? झील की बात आई है, गोविंद सागर झील, चिल्का झील, सांबर झील या आपका वुलर झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब पहले उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। गोविंद सागर झील जो है वो आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम कृत्रिम झील है। अब बात करते हैं दोस्तों चिल्का झील की। तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में आपके स्थित है। चिल्का झील की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों वहीं सांभर झील की बात करते हैं तो सांभर झील आपका राजस्थान में पड़ता है। वुलर झील की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ये आपका ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील आपकी जो है वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपका वुलर झील सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई? जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि करंट की हुई कुछ कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये आपका अभी हाल फिलहाल का करंट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल, ईरान, यूक्रेन या आपका फिलिपिस्तान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान। ईरान के राष्ट्रपति का भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गया। नेक्स्ट है आपका, वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ हासिल करने वाला हासिल किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है, भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है या केनरा बैंक ने किया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बीआरओ के प्रोजेक्ट विजय ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीकी का उपयोग कहाँ किया है? पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो पहले बात करते हैं दोस्तों बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर के जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वो उस वहाँ पे जो सड़क बनाता है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो एक स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीकी है जिसका उपयोग एक प्रोजेक्ट है विजयक, उसमें किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो दोस्तों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को आप हटा सकते हैं। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ऐसे दो प्रदेश हैं कहीं ना कहीं कि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के वो पास में आते हैं। तो ऑप्शन आंसर दोनों इन्हीं में से कोई ना कोई होना चाहिए। लद्दाख आपका सही जवाब है। दोस्तों ऑप्शन क्या कि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सारी चीज़ों को आप नहीं पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के आपको किसी न किसी तरीके से एग्जाम अपना क्रैक करना है। तो इस वजह से जो भी तरीका हो, आप सही जवाब तक पहुंचे, सही आंसर तक पहुंचे। ये कुछ मायने नहीं रखता है कि आपको कितना पता है, क्या पता है। आप एग्जाम निकालने पर किसी तरीके से फोकस करिए, कैसे भी करके आप सही आंसर को पकड़िए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? हवाई अड्डे की बात करते हैं दोस्तों तो मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या त्रिवेंद्रपुरम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलीम, रतन टाटा, पावलीपुरी सुब्बाराव या लोकेश मुनि की बात करते हैं पहले आर्यभट्ट पुरस्कार का। तो ये साइंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
पावलीपुरी सुब्बा राव। देखिए रतन टाटा तो होगा नहीं, लोकेश मुनि भी नहीं हो सकता, पावलीपुरु सुब्बा राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफी प्रचलित क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो वैसे भी नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही जवाब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अब बच्चों के शोषण से संबंधित है, बात करते हैं हम, तो आपका आर्टिकल 17 है और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 17 की पहले। अनुच्छेद 17 का क्या है, एक तरीके से छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता 19 ए में दी गई है, तो अनुच्छेद 19 भी इसका सही जवाब नहीं होगा। अनुच्छेद 23 की दोस्तों बात करते हैं, तो अनुच्छेद 23 में एक तरीके से क्या है कि जो एक किसी भी व्यक्ति के ऊपर, बच्चों के ऊपर या मतलब उनको बंधक बना के कोई भी काम करवाना, वो अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो बच्चों की शोषण से संबंधित ये स्वतंत्रता है आपको। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस का सिलेबस है आपके एग्जाम में। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, थायमीन, सेकंड है आपका एस्कर्बिक एसिड, फिर कैल्सीफेरॉल, फिर रेटिनॉल। पहले तो बात करते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका रेटिनॉल होगा, यानी कि विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है आपका। स्कर्बिक एसिड की बात करते हैं तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो स्कर्बिक एसिड है आपका। कैल्सीफेरॉल की वही बात करते हैं दोस्तों तो विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। थायमिन की दोस्तों बात करते हैं तो विटामिन बी का नाम थायमिन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन बी आपका रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। एस्कर्बिक एसिड की बात करते हैं तो विटामिन सी है आपका। कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो विटामिन डी है आपका, और विटामिन ए की बात करते हैं तो आपका रेटिनॉल है। इस तरीके से दोस्तों ये आपके 25 या 25 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। 25 क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी चीज़ों ऑप्शन पे हमने बात की, जिससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई। मैं ये नहीं कह सकता कि इस क्वेश्चन के तहत ही आपका की वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस मेरिट में जाने के लिए, आपको रिवीजन करने के लिए, कुछ चीज़ों को याद करने के लिए ये मॉक टेस्ट बनाया गया है। इसको आप पूरा वीडियो देखिए आराम से बैठ के, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 से 2 बार देखिए। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं याद रहेगा उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी टेलीग्राम ग्रुप से या किसी ऐसी वैसी जगह से नहीं लिया गया है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके फिर निकाला गया ये क्वेश्चन। करंट के क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि करंट भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो मॉक टेस्ट आपका चलेगा इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों। सारे क्वेश्चन को हम लेकर के आपके बीच में आएंगे। इस तरीके से एग्ज़ाम के पहले आपके पास एक अच्छा अच्छा कंटेंट होगा, आपकी अच्छी तैयारी होगी, जिससे आप एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस का जो पार्ट है वो आपका इजीली चीज़ें आप कहीं ना कहीं उसको क्रैक करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जो आपसे छूट रहा है उनको कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।